चलिए सीधा लिए चलते हैं। महिला सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। होता था, वहां हम भी आते थे। उस मुल्क के अंदर संविधान बना, वहां भी 100 साल के बाद में मताधिकार का अधिकार मिला महिलाओं को। तो आप कल्पना कीजिए कि हमारा मुल्क कितना प्रोग्रेसिव है, हमारी संस्कृति संस्कार महिलाओं के लिए कितनी प्रोग्रेसिव रही कि महात्मा गांधी के सानिध्य में जब मुल्क आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद सबने नीति बनाई, लोकतंत्र की स्थापना करी, वोटों का राज दिया इस देश को, और साथ में डॉक्टर अम्बेडकर के सानिध्य में निर्माण हुआ संविधान का। आप कल्पना कीजिए उसी दिन उसी संविधान में बराबरी का अधिकार महिलाओं को मिला है। और ये दुर्भाग्य है कि उसके बाद में भी हमारे यहाँ के जिस रूप में आगे आना चाहिए महिलाओं को, इंदिरा गांधी महिला थी, दुनिया में मान सम्मान कमाया कि एक महिला होकर के हिंदुस्तान में 17 साल तक शासन कर सकती, प्रधानमंत्री बन सकती है। राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह जी बनी जब राजस्थान गवर्नर थी, तब वहीं से गई थी। कितनी महिलाओं को कई चांस मिले हैं हिंदुस्तान के अंदर, पर फिर भी मैं मानता हूं कि आज भी महिलाओं को सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। पुरुष महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं हो, जेंडर इक्वलिटी हो, इसमें बहुत ज्यादा काम करने का आवश्यकता है, बहुत ज्यादा काम करने का आवश्यकता है। इसलिए हमने जोर दिया है शिक्षा पर, शिक्षा पर जोर दिया कि शिक्षा किस रूप में महिलाओं में भी। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तब तो बहुत ही हालत खराब थी, बहुत हालत खराब थी, SC/ST की महिलाओं की तो और ज्यादा हालत खराब थी। अब तो काफी हम आगे बढ़े हैं, पर और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने महिला कॉलेज, जिसने मांग करी मुझसे, हमने महिला कॉलेज खोली और साथ में एक घोषणा और कर दी कि अब जो है जिस कस्बे में या स्कूल के अंदर 500 लड़कियां पढ़ रही होगी स्कूल के अंदर 11th-12th में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। बहुत बड़ा निर्णय अभी हमने किया है बरेली के अंदर। कुछ अंदाज कर सकते हैं कि 500 लड़कियां, क्योंकि परिवार वाले भेजते नहीं हैं लड़कियों को बड़े जिले के अंदर, जिला मुख्यालय पर कई कारणों से, तो गांव या कस्बा भी है, 500 लड़कियां हो गई, वहां कॉलेज खुल जाएगी तो फिर गांव गांव के लोग भेजना प्रारंभ करेंगे अपनी बच्चियों को। धीरे धीरे वहां हॉस्टल बनेंगे, जब नजदीक गांव में जाएंगी। तो महिला शिक्षा पे सरकार का बहुत बड़ा जोर है। इतना बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कस्तूरबा का जो आपने अभी सुना, किस प्रकार गांधी जी के साथ में उनके वार्तालाप रहे, किस प्रकार से आप अगर जीवनी पढ़ेंगे महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, तो पूरा आपको दृश्य मालूम पड़ जाएगा जो भी आपने सुना है। मेरा मानना है कि हमें महिलाओं के ऊपर काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और सरकार उसमें कोई कमी नहीं रखेगी। हम सब तरह से चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। अगर मैं ये कहूं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, वो तो लंबी कहानी है कि राजीव गांधी जी ने जो 73-74 अमेंडमेंट किए संविधान के अंदर, उसके बाद में महिलाओं को आज जिला प्रमुख भी, प्रधान भी, सरपंच भी, वार्ड पर बनने का अवसर मिल रहे हैं, या मेयर बन रही है, पार्षद बन रही है, तो 30-50% रिजर्वेशन हो गए हैं। वो तो आप सब जानते हैं। वही महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। तो महिलाओं को सब तरह प्रोत्साहन मिले, उनके साथ में बराबरी का व्यवहार हो, समाज के अंदर भी, घर के अंदर भी। घर के अंदर होगा तो समाज में होगा, गांव में होगा, देश में होगा। और तब होगा, तब मैं समझता हूं कि 4-5 बातें ऐसी है जिसपे हमें गौर करना पड़ेगा। एक तो जो IMR, MMR, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है, उस पर जोर देना पड़ेगा। बच्चा अगर स्वस्थ पैदा होता है, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें
एक बड़े लेखक ने कहा, जिस प्रदेश और देश के अंदर का मानव संसाधन स्वस्थ होगा शरीर से, वो उन्नति करेगा। उसमें सब बात आती है। अगर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, या उसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है उसमें, और जो हेल्दी लोग होते हैं जिस मुल्क में, उसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़े फर्क पड़ जाता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए हम किस प्रकार से IMR MMR को ठीक करें। सरकार पूरी ताकत लगा रही है, पर समाज को भी आगे आना पड़ेगा और महिलाओं में समझदारी बढ़ानी पड़ेगी। अभी ममता जी कह रही थी, सैनिटरी नैपकिन की बात कह रही थी, घरों में फ्री सैनिटरी नैपकिन, घरों में संकोच से बात होती नहीं है। टाइम बदल गया है, 21st सेंचुरी में आज हम लोग हैं। जो राजीव गांधी ने कहा था कि हमें नई सत्ता में प्रवेश करना है, दुनिया के विकसित राष्ट्रों के सामने आके बराबरी का मुकाबला करना है, और वो करना है तो आज मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर का युग आ गया है। हमें सारे संकोच छोड़ करके महिलाओं के हित में क्या है, महिलाएं जननी हैं जिससे देश और दुनिया चलती है। अगर उसका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर के साथ साथ में उसकी खुद की हेल्थ अच्छी रहे। और गांव में आज क्या है, इसलिए आप जानते हो, शहरों में लड़कियों को तो फिर भी आजकल सरकारें कई जगह नैपकिन देने लग गई, लड़के समझने लग गई है। तो गांव में एक मूवमेंट खड़ा हो, और मूवमेंट मैं समझता हूं कि जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता NGO है, या रुमा देवी जैसी महिलाएं हैं, हर जिले में, हर ब्लॉक में रुमा देवी जैसी महिलाएं आगे आए, आंदोलन के रूप ले, सरकार उनके साथ खड़ी मिलेगी आपको, क्योंकि हमने बजट में घोषणा करी है कि फ्री सैनिटरी नैपकिन देने की। तो ये तमाम बातें जो है। फिर घूंघट की बात लें हम लोग। रुमा देवी कह रही थी कि जब आह्वान किया मैंने घूंघट का, अब बताइए जिंदगी भर आप कैद रखते हो महिला को घूंघट के अंदर, उस पर क्या बीतती है। घूंघट में महिला कैद रहे, जो पुरुष और महिलाओं में जो हम कहते हैं कि भेद नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, वो कैसे होगी, क्योंकि महिलाओं को घूंघट में कैद रखते हैं। जब शिक्षा की बात आती है, आगे बढ़ने की बात आती है, बराबरी के आरक्षण मिलने लग गए महिलाओं को भी, शासन करने के अंदर भी। जब शासन के लिए अमेंडमेंट हुआ था, राजीव गांधी जी ने किया था संविधान में संशोधन 73-74, तो पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा कि बहुत बड़ा फैसला राजीव गांधी ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कर दिया है। जब 50% महिलाएं होती है उस देश में, शासन भागीदारी उनकी हो आरक्षण के माध्यम से, वो देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। और आप देख रहे हैं कब बड़े कामयाबी के साथ में महिलाएं मेयर बनती है, प्रमुख बनती है, प्रधान बनती है, मंत्री बनती है। ममता देख ही रहे हो आप, अभी जब ये बोल रही थी, तो कॉन्फिडेंस भी है, क्षमता भी है काम करने की, सब कुछ उनमें गुण है। तो बराबरी का दर्जा जो मिलना चाहिए महिला को, अभी तक नहीं मिला हुआ है। अभी तक भी पुरुष प्रधान देश कहलाता है। धीरे धीरे महिलाओं को खुद को आगे आना पड़ेगा, समझदारी के पैसे देना पड़ेगा। वो तब होगा जब घूंघट का जो है उस पर सोच रखनी पड़ेगी, कैसे वो घूंघट की प्रथाएं खत्म हो, IMR MMR ठीक हो, सैनिटरी नैपकिन में कोई संकोच नहीं करे। संकोच करने वाली बात ही नहीं है। आजकल तो बेटा और बाप भी दोस्त की तरह रहते हैं, तब समझ सकते हैं एक दूसरे को। दुनिया इतनी बदल गई है, गूगल्स में पूरी जानकारी है। अभी मुझे कंफ्यूजन था कि ये 144 जो है अमेरिका के संविधान के 140 साल के बाद में और ब्रिटेन के 100 साल के बाद में महिलाओं का आरक्षण मिला, मताधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला। तो मैंने कहा कंफ्यूजन है, मुझे पता नहीं गलत नहीं हो जाए। तो मैंने पता किया, मिस्टर नाका जी ने गूगल में देखा, कहा नहीं 133 पर लिखा हुआ उसके अंदर है, और ब्रिटेन में 100 के बजाय 118 लिखा हुआ है।
तो कहने का मतलब गूगल में आज पूरी दुनिया की जानकारी आपको मिल सकती है। बच्चे जो है हमसे आगे बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा ज्ञानवान बन गए हैं। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, वो उसको ज्यादा शक्तिशाली वो व्यक्ति होता है। इसलिए जरूरी है कि हम घूंघट नहीं हटाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, महिलाओं की IMR MMR भी दे रहे हैं, फ्री नेपकिन की बात की है, घूंघट की बात मैं कर रहा हूं, और एक बात और है छुआछूत की। ये मानवता में कलंक है, सदियों से पता चली आ रही है। अगर हम एक तरफ तो बातें हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, मुस्लिम अलग है, सिख अलग है, हिंदू अलग है, और हिंदुओं के अंदर भी अलग, जब हिंदू पूरे अलग हो जाएंगे मुसलमानों से, तब फिर हिंदू में आएंगे ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये दलित है, सब हिंदू है। तुमने भेदभाव शुरू कर देंगे लोग बाग, उससे देश का कभी भला नहीं हो सकता है। हम सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी महिलाओं का सशक्तिकरण, चाहे किसी जाति किसी धर्म की महिलाएं हो, वो आगे आएगी और भागीदारी निभाएगी देश के शासन के अंदर भी। इसलिए मुझे खुशी है कि महिला नीति बन गई है। कस्तूरबा के नाम से आज जन्म दिवस का एक आयोजन हुआ, पहली बार काफी लंबे अरसे के बाद में, और मुझे उम्मीद है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर लगातार जो चिंतन शुरू हो गया राजस्थान के अंदर, और जिस प्रकार रुमा देवी ने जो अपनी कहानी बताई है, इस प्रकार से अगर महिलाएं आगे आएगी तो जो आशा बोत्रा जी और सुशीला जी और सुदर्शन अयंगर जी और कई ऐसे हमारे साथी हैं देश में, प्रदेश के अंदर, जो सालों से काम करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज सेवा के रूप में, उनको और ताकत मिलेगी काम करने के अंदर। और हम चाहेंगे अभियान के रूप में गांव में ये सब चले। जो बातें मैंने 5 बातें आपको बताई है शिक्षा को लेकर, सभी बातें 5 पॉइंट पे हम अगर जागरूकता अभियान शुरू करेंगे गांव में, कस्बों में, शहरों में, इक्वलिटी के लिए संघर्ष करेंगे पुरुष और महिला के बीच में, मैं समझता हूं कि वो हमारा प्रदेश, वो हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही बात कहता हूं मैं, क्योंकि कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। गांधी जी के बारे में तो हमारे बहुत ही एक्सपर्ट के रूप में आशा बोत्रा जी ने, सुदर्शन अयंगर जी ने आपको कुछ बातें बताई। उनके पास तो खजाना है, भरा हुआ खजाना है। चाहे दिन भर की संगोष्ठी हो, तब भी आप सुनते रहो। ऐसे बहुत हमारे साथी हैं। हम चाहेंगे कि गांधी जी 150 वर्ष चल रहा, अभी खत्म तो 2 साल पहले हो गया था, पर हमने इसको आगे बढ़ाया क्योंकि कार्यक्रम ढंग से हो नहीं पाए थे। फिर कोरोना आ गया, अभी 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलते जाएंगे, कोई बहाने से संगोष्ठियां होगी। आप सब लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि जब मौका लगे तो आप खुद भाग लें। आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने जिले के अंदर, आप अपने कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ आपकी संस्था है, कोई तरीके से आप अपनी संगोष्ठी, सिंपोजियम, कुछ काम ऐसे करें जिससे कि समाज में नई पीढ़ी और जुड़े, और नई पीढ़ी को देश का इतिहास, जो महान इतिहास है सेक्रीफाइस का, कुछ अवगत हो। महिलाओं को सशक्तिकरण की बात में समझ में आए कि ये क्यों कहा जा रहा है। तो तमाम मैं समझता हूं कि गांधी जी का अपना एक जीवन था, एक संदेश देने वाला था, तो उसी रूप में हम आगे बढ़े। और मुझे उम्मीद है कि जो सुन रहे हैं आज इस विषय को पूरे प्रदेश के अंदर, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। और एक अभी आपके इस विषय के बाद में 1 बजे शुरू होगा सरपंच पंच तक का प्रोग्राम, जो कोरोना को लेकर है और चिरंजीव योजना को लेकर हैं, जो मैं आपको 2 मिनट में कहना चाहूंगा अंत में, कि मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना, जिसमें बीमा 5 लाख रुपए तक की इलाज का फ्री इलाज होगा पूरे प्रदेशवासियों का। पहले छोटे रूप में था,
हमारा भारत सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का, उसको हमने अलग कर दिया है। उसमें अधिकांश जनता आ नहीं रही थी। अब अपने पूरे प्रदेशवासियों का करीब 3,000 करोड़ से ज्यादा, 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च करेंगे हम लोग और सबका बीमा कर रहे हैं। 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू है और 1 मई मजदूर दिवस से वो लागू हो जाएगा राजस्थान के अंदर। आपसे मेरी अपील है कि आप कृपा करके इस अभियान को चलाएं। गांव में फॉर्म भरना जरूरी है इसके अंदर, जिससे उसको इस प्रकार बीमा की रसीद मिल जाएगी, बीमे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बल्कि कहना चाहिए बीमा हो जाएगा, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी जो राजीव गांधी सेवा केंद्र गांव में ई मित्र है, शहरों में भी सब जगह अभियान चल रहा है। इसको आप अपने खुद के घर पे भी कंप्यूटर से भी या उसको मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं रजिस्टर। और आपको अपने विज्ञापन देखा होगा, 5-6 दिन पहले आया था, उसमें सब बातें लिखी गई है किस प्रकार से हम आगे बढ़ना है। पर बहुत बड़ी योजना लेके आए हम लोग पूरे देश के अंदर। मेरे ख्याल से राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां पर पूरे प्रदेश वासियों का, सबका, अमीर का, गरीब का बीमा हो रहा है। अगर पैसे वाला है तो 850 रुपये देने खाली उसको, बाकी लोगों का फ्री बीमा है। तो कृपा करके उसमें आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दें। अगर फॉर्मेलिटी नहीं करी और 1 मई के बाद में बीमार पड़ गए और 1 लाख का बिल आ गया, 2 लाख के बिल आ गए, तो फिर टेक्निकली इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग उससे जुड़ें और प्रक्रिया को पूरी करें। नंबर 2, कोरोना जो आया है, दूसरी लहर आई है, पहली लहर से ज्यादा बड़ी खतरनाक आ गई है। इसमें मृत्यु दर भी डबल हो गई है। लोग समझ नहीं रहे, अभी तक मास्क लगाना छोड़ दिया है। आप बैठे हुए कई लोग तो मास्क लगाए बैठे, अच्छा लग रहा मुझे, परंतु मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, अगर किसी को लग गई है वैक्सीन तब भी लगाना जरूरी है मास्क। वैक्सीन लगने के बाद में भी कोरोना के संक्रमित हो रहे हैं। बहुत खतरनाक मामला है। आप समझ रहे हो मेरी बात को कि इसकी जो स्पीड है बढ़ने की वो डबल हो गई है। ये नए तरह का कोरोना आ गया है एक प्रकार से। जैसे इंग्लैंड में आ गया था, जर्मनी में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में, कई तरह के इसमें चेंजेस हो रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे राजस्थान में भी संख्या बढ़ गई है। पिछली बार साल भर में सितंबर अक्टूबर में संख्या आई थी, वो संख्या अप्रैल में 1 अप्रैल 10 अप्रैल के बीच में आ गई है। एक दिन प्रतिदिन के मैं कह रहा हूं, पर डे जो फिगर है कोरोना के संक्रमित होने के पर डे के, वो जो सितंबर अक्टूबर में आए थे उससे डबल आ गए। अभी 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में ही पर डे आने लग गए हैं। और बड़ी खबर, पुजारी मौत मामले में अपडेट सीधा ले चलते हैं आपको। सरकार और आंदोलनकारियों में समझौता हो गया है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया जाएगा अब शव का, और शाम तक पैतृक गांव, पुजारी के पैतृक गांव में अंत्येष्टि होगी। बड़ी खबर, समझौता हो गया है। बैठकों का दौर चला, कई बैठकें हुई, वार्ता हुई, और आज आखिरकार पुजारी की मौत के बाद जो आंदोलन, जो धरना, जो प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके बाद तुरंत एक बैठक आज बुलाई गई। किरोड़ी लाल मीणा उस बैठक में मौजूद रहे और अब सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच समझौता हो गया है। सवाई मानसिंह अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद शाम को आखिरकार आज पुजारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप लोगों का जो समाज महुआ में जो ब्राह्मण समाज है वो उनके बारे में फैसला लेगा, लेकिन आंदोलन इन मांगों पर सहमति बनने के साथ ही आंदोलन खत्म की घोषणा अभी आप सब लोग करेंगे। और हम सब एक बार फिर से मृतात्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके मोक्ष की कामना करते हैं। इस विषय के ऊपर पूरी विस्तृत चर्चा हुई है। प्रसन्नता की बात है कि आज कई गंभीर विषयों के ऊपर सहमति आपस में बनी। पहला, जैसा महेश जी ने बनाया कि सब विषयों को लेकर के संपूर्ण जितने भी कानून बने होंगे सब होंगे, जिसमें मंदिर माफी की जमीन के संबंध में विभिन्न राज्यों में कोई कानून बना है,
पंजाब में गुरुद्वाराओं की जमीनों पर रक्षा के लिए कोई कानून बना, उस सबका परीक्षण करके एक अनुशंसा, एक समिति सरकार बनाएगी। एक निश्चित टाइम फ्रेम में वो समिति अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार इस विषय में एक गंभीर अधिनियम बनाने की दिशा में बढ़ेगी। और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका आईजी स्तर पर मॉनिटरिंग होगी और सब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो 172 दुकानें हैं जो मूंछ का सवाल बनी हुई थी वो सील कर दी गई हैं। संभागीय आयुक्त की जांच के बाद अगर वो अनियमित पाई जाती हैं तो तदनुकूल कानूनी कार्रवाई होगी और मंदिर माफी की जमीनों पर जो कब्जे हैं वो हटाए जाएंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारी है इस आंदोलन की वो है कि राज्य में आपकी जानकारी में आया करीबन 30,000 बीघा जमीन मंदिर माफी की है, उसके 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा है। राज्य सरकार एक कमेटी बनाएगी और देश भर के इस धार्मिक स्थलों के जो कानून है उनकी स्टडी करेगी और विधानसभा में कानून पास कर मंदिर माफी की जमीनों को प्रोटेक्ट करेगी ताकि भूमाफिया खड़े नहीं हो और पुजारियों की हत्या न हो। पुजारी के बहाने सरकार पर भी निशाना। जयपुर में बीजेपी ने पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च निकालकर सरकार को चेतावनी दी बीजेपी ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। सरकार ने बदनामी के डर से बातचीत के लिए न्योता भिजवाया। सतीश पूनिया ने यह बयान दिया। पैदल मार्च निकालकर सरकार पर निशाना। सरकार की न तो प्राथमिकता है और जिस तरीके से केवल यही नहीं, प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। और इस प्रदेश में कल रात को ही पुलिस के 2 कांस्टेबल तस्करों की गोलियों के शिकार हो गए। 2 बालिकाओं की कल दुष्कर्म की घटनाओं की खेडली के अलवर से और नागौर से समाचार आए हैं। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जो कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई और यही चेताने के लिए हम सब लोग आए हैं। पुजारी मौत मामले में ये अपडेट। अब सियासत भी चरम पर। बीजेपी ने पैदल मार्च निकाला। शंभू पुजारी की मौत के बाद सियासत भी चरम पर है। सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सतीश पूनिया ने निशाना साधा। उन्होंने, अभी हमने बयान भी सुनाया उनका, उन्होंने कहा कि सरकार गूंगी बहरी है, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। तो बात से बनी बात, बातचीत हुई और फिर आखिर में सहमति बनी। अब ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हालांकि प्रदर्शनकारी अब भी वहीं मौजूद है, लेकिन सहमति बन गई है और सहमति तमाम मांगों को लेकर सरकार के साथ बैठक के बाद इन मांगों पर सहमति बनी। अब सवाई मानसिंह अस्पताल में पुजारी के शव का, शंभू पुजारी के शव का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद आज शाम को उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अशोक लाहौटी, रामचरण बोहरा, सतीश पूनिया, तमाम बीजेपी के नेता इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। कोरोना काल है, हालांकि ठीक है, कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है प्रदेश में। मास्क लगाए हुए थे तमाम ये जनप्रतिनिधि, ये तमाम नेता, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नज़र नहीं आई। ठीक है, प्रदर्शन ज़रूरी था, राजनीति ज़रूरी थी और इसलिए कोविड की गाइडलाइंस को, WHO की गाइडलाइन को दरकिनार किया जा सकता है जब बात राजनीति की हो तो। लेकिन बात अभी पुजारी मौत मामले की, जिस पर जो सवाल बन रहे थे, जो संशय अटका हुआ था, जो मांगे थी
वो आज तमाम बातें साफ हो गई हैं। बात चल रही थी, वार्ता का दौर चला और आज वो बातचीत सफल हुई। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। बाबूलाल, वार्ता का दौर, कई दौर बातचीत हुई, विफल हुई, लेकिन आज आखिरकार बात से बनी बात। क्या तमाम मांगों पर सहमति बन गई है बाबूलाल? जी बिल्कुल, जो भी मांगे थी आंदोलनकारियों की वो मान ली गई है सरकार की ओर से। अब से थोड़ी देर बाद में ये जो पार्थिव देह है जो 9 दिन से अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही थी, इसे यहाँ से सीधे SMS हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी और उसके बाद जो टीकरी जाफरान गांव है दौसा जिले में, वहाँ पर पुजारी जी का जो शव है वो ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन 9 दिन गुजरे, सरकार ने भी आखिरकार बात मानी, प्रदर्शनकारी भी दबाव बना रहे थे, सबके अपने निहित स्वार्थ भी थे इसमें। अब डॉक्टर किरोड़ी देखिएगा सामने की तरफ से आ रहे हैं, एक तरह से विजेता बन करके कि मैंने सरकार को झुकाया। इस तरह की जो है ना उनकी सोच हमेशा रहती है, जब भी आंदोलन होते हैं तो वो माहौल बनाते हैं। और आगे इधर देखिएगा बीजेपी का पूरा प्रदेश नेतृत्व बैठा हुआ है, तो बीजेपी ने इस आंदोलन को पूरी हवा दी और सारे नेता यहाँ पर जमे रहे। और आज जब बात शुरू हुई तो सबको भरोसा था कि आज बात मान ली जाएगी, आखिर दोनों पक्ष सहमत हो ही जाएंगे, क्योंकि चारा नहीं था। सरकार चाहती थी कि इस मामले पर समाधान निकलना चाहिए, तो प्रदर्शनकारी भी थक गए थे क्योंकि ज्यादा लोग यहाँ पर आ नहीं रहे थे। और पुजारी की जो पार्थिव देह है उसको जब 9 दिन हो गए थे फ्रीजर में रखे हुए, तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि डेड बॉडी खराब हो रही थी एक तरह से। तो आज जब बात बनी है तो मांगे भी जो थी वो मान ली गई हैं। प्रशासनिक जांच करेंगे पूरे मामले की, जयपुर के। ठीक है बाबूलाल, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें भी सीधे आपको दिखा रहे हैं। पुजारी मौत मामले पर जो संशय के बादल छाए हुए थे वो अब छट गए हैं। शाम को पुजारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, मांगों पर सहमति बन गई है। सीधा ले चलते हैं महिला शक्ति को। न्यूज 18 राजस्थान का सलाम। न्यूज 18 राजस्थान का नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम। ऐसा भी देखने में आया कि शहरी क्षेत्र की लड़कियां ही खेलों में आगे नहीं बढ़ रही है, ग्रामीण परिवेश की उनसे ज्यादा कहीं आगे बढ़ रही है। उनके लिए क्या कहना कहेंगे? क्योंकि पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, घर से और दहलीज से बाहर निकालती हुई लड़कियों को डरते हैं। बहुत अच्छा हुनर जानती है, खेलों में भी कई तरह के खेल में वो आगे जा सकती है, लेकिन एक डर जो रहता है, उस डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ते। ऐसे परिवारों को, ऐसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? एक तो जो पालन पोषण का फर्क है, क्योंकि शहरों में हम देखते हैं कि एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो एक तो रीज़न ये है कि शहरों के बच्चे स्पोर्ट्स में उस वजह से कम होते थे, और जो शहरों के पेरेंट्स और ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो पेरेंट्स हैं उसमें फ़र्क इतना रहेगा कि मैं किसान फैमिली से आती हूँ, मेरे फादर को नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। ये सेम है हर जगह पे। लेकिन शहर में ज़्यादातर लोग हैं वो जॉब में हैं या बिजनेसमैन हैं, उन्हें पता है कि उनके बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए। हालांकि अब काफ़ी 2010 कॉमनवेल्थ गेम आए, उसके बाद काफ़ी चेंजेज आए, शहरों के बच्चे काफ़ी स्पोर्ट्स में आने लगे। पर गांव में बच्चा जो है, एक सच्चाई हमारे देश में ये भी है कि हमारा जो बच्चा है वो स्पोर्ट्स में मेडल प्राप्त करने की बजाय जॉब प्राप्त करने के लिए जाता है। ये सच्चाई है, क्योंकि वो पहले अपना कैरियर सिक्योर करना चाहता है कि हाँ उसे अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसे रोजी रोटी बन जाए। टैलेंटेड है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें प्राइवेट कंपनियां आगे बढ़ी हैं, जिनमें से मैं कहना चाहूँगी रेसलिंग है, और बहुत अच्छी कुछ ऐसे एथलीट हमारे तैयार हुए हैं जिनको खास करके जिंदल ग्रुप है वो स्पॉन्सर कर रहा है। चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन क्रिकेट के जैसे नहीं। एक बेसिक सवाल उठता है कि खेलों से कौन सा पेट भर जाएगा? ग्रामीण परिवेश में देखो या शहर में देखो, खेलों से क्या पेट भरेगा? मेडल आ जाएंगे, मेडल से क्या होगा? देश का नाम रोशन होगा, खुद का नाम रोशन होगा, लेकिन परिवार चलाने के लिए जो पैसे की बात आती है उस पर ही अटक जाती है, और वो जॉब की तलाश करते हैं। जी, जॉब की तलाश के लिए वो स्पोर्ट्स में आते थे, लेकिन अब चेंजेस आए हैं। अब मैं कहना चाहूँगी, अगर मैं राजस्थान गवर्नमेंट की भी बात करूँ तो 2% कोटा स्पोर्ट्स कोटे में नौकरियों के लिए हमने रखा है। और अगर इनामी राशि की भी बात की जाए तो आपने देखा होगा कि ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडलिस्ट आता है तो 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ का हमने वो रखा है। उसके साथ साथ राज्य स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का एकमात्र पहला राज्य है जिसमें हम प्रोत्साहन राशि बच्चों को दे रहे हैं।
और हाल ही में इंटरनेशनल और नेशनल मेडल जीतने वाले तकरीबन लगभग मेरे ख्याल से 200-250 बच्चे हैं जिनको हमने सीधे तौर पर नौकरियां दी हैं। तो ऐसे में दो फायदे हो रहे हैं। एक तो बच्चे को जॉब तो मिल ही रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि निरोगी राजस्थान, मुझे लगता है इससे बेहतर और कोई संसाधन नहीं है निरोगी राजस्थान बनाने के लिए। और कोरोना ने भी हमें ये बहुत कुछ सिखाया कि हमें अपनों की अहमियत समझ में आ गई। जब कोरोना हमारे बीच में आया तो जो लोग शहर गांव छोड़कर शहर आए थे वो वापस गांव की तरफ गए, अपनों की तरफ दौड़े, और इस कोरोना ने अपने आप को समय देने के लिए भी। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।